बीरबल और विदेशी जासूस, बुद्धि का जाल। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता और न्याय के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। अकबर के 9 रत्नों में बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए सबसे ऊपर थे। अकबर के राज्य की बढ़ती शक्ति और प्रसिद्धि से पड़ोसी राज्यों के राजा अक्सर ईर्ष्या करते थे। ऐसा ही एक राज्य था अंबरपुर, जिसका राजा विजय सिंह अकबर को किसी न किसी तरह नीचा दिखाना चाहता था। एक दिन राजा विजय सिंह ने अपने सबसे चतुर जासूस विक्रम को एक योजना के साथ दिल्ली भेजा। विक्रम केवल एक जासूस ही नहीं, बल्कि भेष बदलने और मीठी बातों में फंसाने में माहिर था। वो एक विद्वान पंडित का भेष धरकर अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने अपना परिचय पंडित विद्याधर के रूप में दिया। उसने दरबार में आकर बड़े सम्मान से कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी बुद्धिमानी के चर्चे 7 समंदर पार सुने हैं। मैं आपके लिए अपने राज्य से एक अनूठा उपहार लाया हूं, लेकिन इसे स्वीकार करने की एक शर्त है। अकबर उत्सुक हो उठे। उन्होंने कहा, पंडित जी, हमें चुनौतियां पसंद है। बताइए, क्या उपहार है और क्या शर्त है? विक्रम पंडित विद्याधर ने मखमली कपड़े में लिपटे 3 बड़े बक्से पेश किए। उसने कहा, महाराज, इन 3 बक्सों में 3 अलग अलग वस्तुएं हैं, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन उनका मूल्य और स्वभाव अलग है। शर्त यह है कि आपके सबसे बुद्धिमान दरबारी को बिना बक्से खोले या उन्हें छुए ये बताना होगा कि किस बक्से में अमृत है, किसमें साधारण जल है और किसमें विष, जहर है। यदि आप सही उत्तर देते हैं तो हमारा राज्य आपकी अधीनता स्वीकार कर लेगा, लेकिन यदि उत्तर गलत हुआ तो आपको अपने राज्य के 5 सीमावर्ती गांव हमें सौंपने होंगे। अकबर थोड़े असमंजस में पड़ गए। बिना छुए और बिना खोले ये बताना असंभव जैसा था। दरबारी आपस में खुसर पुसर करने लगे। अकबर ने हमेशा की तरह बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय चाहिए। कल सुबह इस पहेली का उत्तर दिया जाएगा। उस रात बीरबल ने उस जासूस पंडित पर नजर रखने के लिए अपने गुप्तचर लगा दिए। बीरबल को शक था कि ये कोई साधारण पंडित नहीं है। रात के समय विक्रम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। उसने सोचा कि बिना देखे कोई कैसे बता सकता है। वो अपने कमरे में बैठकर एक पत्र लिख रहा था, जिसमें उसने अपने राजा को सूचना दी थी कि अकबर जाल में फंसने वाला है। अगली सुबह दरबार लगा। बीरबल ने तीनों बक्सों को धूप में रखवा दिया। 1 घंटे बाद बीरबल ने 3 बिल्लियां मंगवाई। उन्होंने बक्सों के पास बिल्लियों को छोड़ा। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, पहले बक्से में साधारण जल है, दूसरे में विष है और तीसरे में अमृत है। विक्रम के पसीने छूट गए। उसने हकलाते हुए पूछा, परंतु बीरबल, आपने ये कैसे जाना? आपने तो बक्से छुए भी नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, जब धूप तेज हुई तो बक्सों के अंदर की सामग्री गर्म होने लगी। साधारण जल वाले बक्से से हल्की नमी बाहर आने लगी, जिसे बिल्ली ने सूंघकर नजरअंदाज कर दिया। विष वाले बक्से से एक अजीब तीखी गंध निकली, जिससे बिल्ली पीछे हट गई। और जिस बक्से में अमृत, जो वास्तव में शहद और सुगंधित द्रव्यों का मिश्रण था, उसके पास मक्खियां भिनभिनाने लगी थी और बिल्ली उसे चाटने की कोशिश कर रही थी। विक्रम की पहली चाल नाकाम रही, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। अपनी हार को छिपाने के लिए विक्रम ने एक और जाल बुना। उसने कहा, बीरबल, आप वास्तव में बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि इस समय आपके दरबार में कौन सा व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है? अकबर ने भी इसे एक परीक्षा माना। बीरबल जानते थे कि ये पंडित ही असली दुश्मन है, लेकिन बिना प्रमाण के बोलना मूर्खता होती। बीरबल ने कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं आज शाम को आपके निजी बगीचे में दूंगा। शाम को जब अकबर, बीरबल और वो जासूस बगीचे में टहल रहे थे, तब बीरबल ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी।
उन्होंने एक दरबारी को सैनिक के भेष में भेजा, जिसने चिल्लाते हुए कहा, महाराज, महल में आग लग गई है और खजाना लूटा जा रहा है। ये सुनते ही अकबर घबरा गए, लेकिन बीरबल शांत रहे। जासूस विक्रम ने सोचा कि ये सही मौका है। उसने अपनी कमर से एक गुप्त खंजर निकाला ताकि वो अकबर पर हमला कर सके और शोर शराबे में भाग जाए। जैसे ही उसने खंजर निकाला, बीरबल ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। सैनिकों ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यही वो जासूस है जो पंडित बनकर हमें धोखा दे रहा था। इसने सोचा कि आग लगने की खबर सुनकर सब भागेंगे और ये आपको निशाना बना लेगा। आग लगने की खबर झूठी थी। ये केवल इसे उकसाने के लिए मेरा एक नाटक था। जब विक्रम की तलाशी ली गई तो उसके पास से अंबरपुर के राजा का पत्र मिला, जिसमें अकबर को जाल में फंसाकर मारने या अपमानित करने की साजिश लिखी थी। अकबर बीरबल की दूरदर्शिता देखकर दंग रह गए। उन्होंने जासूस को काल कोठरी में डालने का आदेश दिया और बीरबल को सोने की मोहरों से नवाजा। बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धि से पहेली सुलझाई, बल्कि अपनी चौकसी से सम्राट की जान भी बचाई। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संकट के समय शांत रहकर और तर्क का प्रयोग करके किसी भी जाल से बाहर निकला जा सकता है। शिक्षा: सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कभी भी किसी अजनबी की मीठी बातों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धि का बल शारीरिक बल से बड़ा बुद्धि का बल होता है। एक चतुर व्यक्ति बड़े से बड़े षड्यंत्र को अपनी समझदारी से विफल कर सकता है। धैर्य: कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना ही सफलता की कुंजी है। अकबर के सामने लज्जित हुए, लेकिन फिर अपनी बुद्धि से उस गलती को सीख में बदल दिया। बीरबल की 5 गलतियां भूले जब चतुर भी चूक गया। मुगल दरबार में बीरबल को अजेय माना जाता था। अकबर को लगता था कि बीरबल कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। बीरबल के जीवन में भी ऐसे 5 पड़ाव आए जब उनके अतिआत्म विश्वास या परिस्थिति के गलत आकलन ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। 1. पहली गलती, अति आत्मविश्वास, कवों की गिनती। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में कितने कुएं हैं? बीरबल ने तुरंत बिना सोचे उत्तर दिया, जहांपनाह 95,463। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि गिनती ज्यादा निकली तो? बीरबल ने कहा, तो कुएं बाहर से रिश्तेदारों के यहां आए होंगे। और कम हुए तो? बीरबल ने कहा, तो वे रिश्तेदारों के यहां गए होंगे। भूल: यहां बीरबल ने तर्क तो दिया, लेकिन वे ये भूल गए कि राजा के पास शाही कर्मचारी है। अकबर ने अगले दिन सच में गणना करवाई, जो कि असंभव थी, पर अकबर ने बीरबल को फंसाने के लिए जाल बुना। गणना में संख्या बहुत अलग निकली। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा तुक्का पकड़ा गया। बीरबल को स्वीकार करना पड़ा कि हर जगह केवल शब्दों की बाजीगरी काम नहीं आती, कभी कभी तथ्यों की भी आवश्यकता होती है। ये उनकी पहली बड़ी भूल थी कि उन्होंने सम्राट के सवाल को बहुत हल्का समझ लिया। 2. दूसरी गलती, बादशाह की दाढ़ी। एक बार अकबर को एक बुरा सपना आया कि उनकी दाढ़ी के सिवाय उनके सारे बाल झड़ गए हैं। उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा। ज्योतिषियों ने कहा, हुजूर, इसका अर्थ है कि आपके सारे रिश्तेदार आपके सामने मर जाएंगे। अकबर क्रोधित हो गए। तभी बीरबल आए। उन्होंने वही बात घुमाकर कही, महाराज, इसका अर्थ है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों से ज्यादा लंबी उम्र जिएंगे। अकबर खुश हो गए। भूल: लेकिन इसी खुशी में बीरबल ने एक मजाक कर दिया। उन्होंने कह दिया, महाराज, वैसे भी बिना बालों के आप एक छिले हुए उबले अंडे जैसे दिखेंगे। अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल भूल गए कि सम्राट से कितनी भी निकटता हो, उनके सम्मान की एक सीमा होती है। अकबर ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। ये बीरबल की मर्यादा उल्लंघन वाली बड़ी गलती थी। 3. तीसरी गलती, चोरी का मामला।
एक दरबारी की कीमती अंगूठी चोरी हो गई। बीरबल ने सबको एक एक जादुई लकड़ी दी और कहा कि चोर की लकड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। भूल। बीरबल को यकीन था कि चोर डर के मारे लकड़ी काट देगा, लेकिन चोर असल में बीरबल से भी ज्यादा शातिर निकला। उसने सोचा कि बीरबल यही सोच रहे होंगे, इसलिए उसने अपनी लकड़ी को छुआ तक नहीं। अगले दिन सबकी लकड़ियां बराबर थी। बीरबल के पास कोई जवाब नहीं था। वे जल्दबाजी में एक ही पुराने नुस्खे पर निर्भर रहे और ये भूल गए कि अपराधी भी समय के साथ चालाक हो जाते हैं। उन्हें अकबर के सामने अपनी विफलता स्वीकार करनी पड़ी। चौथी गलती। विद्वान की चुनौती। एक बार एक दक्षिण भारतीय विद्वान दरबार में आए जो कई भाषाएं जानते थे। उन्होंने चुनौती दी कि कोई उनकी मातृभाषा पहचान कर दिखाए। बीरबल ने रात में उनके कमरे में घुसकर उन्हें सोते समय परेशान किया। विद्वान तेलुगु में चिल्लाए। बीरबल ने पहचान लिया। भूल। यहां बीरबल ने भाषा तो पहचान ली, लेकिन जीत के उत्साह में उन्होंने विद्वान का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा, इतने बड़े विद्वान और संकट में अपनी भाषा नहीं बचा पाए। अकबर को बीरबल का ये अहंकार पसंद नहीं आया। अकबर ने कहा, बीरबल, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर जीतना बुद्धिमानी नहीं, धूर्तता है। बीरबल को अपनी इस नैतिक गलती पर शर्मिंदा होना पड़ा। 5वीं गलती। दोस्त को हल्के में लेना, तंबाकू और गधा। अकबर और बीरबल एक खेत के पास से गुजर रहे थे जहां तंबाकू के पौधे थे। एक गधा वहां खड़ा था, पर वो तंबाकू नहीं खा रहा था। अकबर, जो तंबाकू नापसंद करते थे, ने चुटकी ली। देखो बीरबल, गधे भी तंबाकू नहीं खाते। भूल। बीरबल ने तुरंत तपाक से कहा, जी जहांपनाह, जो तंबाकू नहीं खाते वही गधे होते हैं। अकबर उस समय तंबाकू नहीं खाते थे। बीरबल का ये कटाक्ष सीधे सम्राट पर पड़ गया। बीरबल को लगा था कि ये एक हल्का मजाक है, लेकिन वे ये भूल गए कि उनके सामने उनका मित्र नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का शहंशाह खड़ा है। अकबर ने उस दिन बीरबल से बात करना बंद कर दिया था। बीरबल को अपनी जुबान पर लगाम न रखने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। बीरबल की खासियत ये नहीं थी कि वे गलतियां नहीं करते थे, बल्कि ये थी कि वे अपनी हर गलती को स्वीकार करते थे। जब अकबर ने उन्हें दंड दिया या टोक दिया, तो बीरबल ने कभी बहाने नहीं बनाए। उन्होंने उन स्थितियों से सीखा। उन्होंने अपनी जुबान पर नियंत्रण करना सीखा। उन्होंने समझा कि हर समस्या का समाधान एक जैसा नहीं होता। उन्होंने जाना कि विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। कहानी का सार। पूर्णता एक भ्रम है। नोबडी इस परफेक्ट दुनिया में कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं है कि उससे कभी गलती न हो। यहां तक कि बीरबल जैसा महाविद्वान भी चूक सकता है। अति आत्मविश्वास का पतन। जब हम ये मान लेते हैं कि हम कभी गलत नहीं हो सकते, तभी हमारी सबसे बड़ी हार होती है। मर्यादा का महत्व। रिश्तों में कितनी भी निकटता हो, सम्मान और मर्यादा की रेखा को कभी पार नहीं करना चाहिए। गलतियों से सीखना। गलती करना अपराध नहीं है, लेकिन गलती से न सीखना और उसे दोहराना सबसे बड़ी मूर्खता है। ये मस्तकहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी सफलताओं पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बीरबल की ये 5 गलतियां हमें ये संदेश देती है कि जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। यदि आप आज सफल हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कल चूक नहीं सकते। सजग रहें, विनम्र रहें और अपनी गलतियों को अपनी सीधी बनाएं। अहंकार का बोझ। ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? चारों ओर ऐश्वर्य की चमक थी। सुगंधित इत्र की खुशबू हवाओं में तैर रही थी। ऊंचे झूमर अपनी रोशनी से दरबार को जगमगा रहे थे। बादशाह अकबर आज बहुत प्रसन्न थे। वे अपने मंत्रियों के साथ राज्य की समृद्धि और कुदरत की करिश्माई रचनाओं पर चर्चा कर रहे थे। अकबर ने खिड़की के बाहर देखा, जहां शाही अस्तबल के पास कुछ ऊंट खड़े थे। ऊंटों को गौर से देखते हुए अकबर के मन में एक विचित्र सवाल उठा। उन्होंने अपनी रेशमी मूंछों पर ताव दिया और दरबारियों की ओर मुड़कर बोले,
ऐ मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, कुदरत ने हर जीव को बहुत सुंदर बनाया है। शेर की दहाड़ में राजसी ठाठ है, मोर के पंखों में रंगों का इंद्रधनुष है, घोड़े की रफ्तार में बिजली की तेजी है। लेकिन इस ऊंट को देखो, इसकी लंबी गर्दन, अजीब सी कुबड़ और ये टेढ़े अंग। क्या कोई बता सकता है कि कुदरत ने ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों बनाई? बादशाह का सवाल सुनते ही दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। कुछ दरबारी जो केवल चापलूसी के लिए जाने जाते थे, कहने लगे, जहांपना, ये तो अल्लाह की मर्जी है। शायद ऊंट ने आसमान की ऊंचाई को छूने की कोशिश की होगी, इसलिए उसकी गर्दन ऐसी हो गई। एक अन्य दरबारी ने कहा, हुजूर, ऊंट बहुत घमंडी जानवर है, शायद इसी घमंड के बोझ से इसकी गर्दन झुक गई होगी। अकबर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। उनकी नजरें अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री बीरबल पर टिकी थी। बीरबल शांत थे, उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने पुकारा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस ऊंट की टेढ़ी गर्दन का कोई तार्किक कारण है? बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए, झुककर बादशाह को सलाम किया और बोले, जहांपना, ऊंट की गर्दन टेढ़ी होने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। ये केवल कुदरत की रचना नहीं, बल्कि एक सबक है। ऊंट की गर्दन इसलिए टेढ़ी हुई क्योंकि उसने वादा खिलाफी की थी। अकबर चौंक गए। वादा खिलाफी? एक जानवर ने किससे वादा किया था और क्या वादा तोड़ा था? बीरबल ने कहना शुरू किया, हुजूर, बात बहुत पुरानी है। एक समय की बात है जब ऊंट की गर्दन घोड़े की तरह सीधी और सुंदर हुआ करती थी। एक बार ऊंट ने एक ब्राह्मण से वादा किया था कि वो उसे नदी पार कराएगा और बदले में कुछ नहीं लेगा। लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, ऊंट के मन में लालच आ गया और उसने ब्राह्मण को पानी में गिराने की कोशिश की ताकि उसका सामान छीन सके। उस दिन से कुदरत ने उसे दंड दिया कि जो वादा करके मुकर जाता है, उसकी गर्दन कभी सीधी नहीं रह सकती। अकबर इस कहानी को सुनकर मुस्कुराए, लेकिन बीरबल का असली निशाना कुछ और ही था। बीरबल ने आगे बढ़कर एक तीर और छोड़ा, जहांपना, ये नियम केवल जानवरों पर ही नहीं, इंसानों और राजाओं पर भी लागू होता है। जो कोई भी वादा करता है और उसे निभाता नहीं, उसकी गर्दन पर भी अहंकार और झूठ का ऐसा ही बोझ बढ़ जाता है जो समय आने पर उसे टेढ़ा कर देता है। अकबर बीरबल की बातों की गहराई समझ गए। दरअसल कुछ हफ्तों पहले अकबर ने एक गरीब ब्राह्मण को एक कठिन कार्य, यमुना के ठंडे पानी में रात भर खड़े रहने के बदले 500 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया था। ब्राह्मण ने अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य पूरा किया, लेकिन अकबर ने एक दरबारी की बातों में आकर यह कह दिया कि ब्राह्मण ने महल के दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा था और इनाम देने से मना कर दिया था। बीरबल उसी ब्राह्मण के न्याय के लिए अवसर ढूंढ रहे थे। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा और समझ गए कि ऊंट की गर्दन का उदाहरण देकर बीरबल उन्हें उनके अपने वादे की याद दिला रहे हैं। अकबर ने बात को घुमाने की कोशिश की और पूछा, बीरबल, तो तुम्हारा मतलब है कि अगर कोई वादा पूरा न करे तो उसकी गर्दन ऊंट की तरह हो जाएगी? बीरबल ने बड़े ही विनम्र लेकिन कड़क लहजे में कहा, जहांपना, शरीर की गर्दन टेढ़ी हो या न हो, लेकिन चरित्र की गर्दन जरूर टेढ़ी हो जाती है। प्रजा का विश्वास उस राजा से उठ जाता है जो अपने कहे शब्दों का मान नहीं रखता। ऊंट तो केवल एक संकेत है, असली टेढ़ापन तो इंसान की नीयत में होता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह को उनकी गलती का एहसास कराए। लेकिन बीरबल ने एक जानवर की कहानी के माध्यम से शहंशाह को आईना दिखा दिया था। बादशाह अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि अहंकार के वश में आकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण के साथ अन्याय किया है। उन्हें याद आया कि उन्होंने वादा किया था और एक सच्चे सम्राट की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जुबान होती है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उस ब्राह्मण को फौरन दरबार में बुलाया जाए। जब ब्राह्मण हाजिर हुआ तो अकबर ने सिंहासन से उतरकर उसे सम्मानित किया।
उन्होंने न केवल उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी, बल्कि अपनी ओर से एक गांव भी जागीर में दे दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज तुमने मेरी गर्दन को ऊंट की तरह टेढ़ी होने से बचा लिया। अहंकार का बोझ बहुत भारी होता है और तुमने वो बोझ मेरे कंधों से उतार दिया। बीरबल ने अंत में एक अनमोल बात कही, हुजूर, ऊंट की गर्दन तो शायद कभी सीधी न हो, क्योंकि वो बेजुबान जानवर है और अपनी गलती सुधार नहीं सकता, लेकिन इंसान और सम्राट अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। न्याय ही वो तत्व है जो इंसान को सीधा खड़ा रखता है। उस दिन के बाद अकबर ने कभी किसी के साथ वादा खिलाफी नहीं की। ये कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई कि कैसे बीरबल ने एक ऊंट की बनावट का इस्तेमाल करके सत्य और न्याय की स्थापना की। कहानी का विस्तृत सार। 1. वादे की कीमत। इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है। यदि आप किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे हर हाल में पूरा करना चाहिए। वादा तोड़ना न केवल सामने वाले का विश्वास तोड़ता है, बल्कि आपके अपने चरित्र को भी गिरा देता है। 2. अहंकार का बोझ। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। अकबर को लगा कि वे राजा हैं और किसी को भी मना कर सकते हैं, लेकिन बीरबल ने सिखाया कि न्याय राजा से भी ऊपर होता है। अहंकार का बोझ व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास को टेढ़ा कर देता है। 3. तर्क और बुद्धि का सही प्रयोग। बीरबल ने अकबर को सीधा टोकने के बजाय ऊंट की गर्दन का रूपक, मेटाफोर, इस्तेमाल किया। यह सिखाता है कि सत्य को कहने के लिए साहस के साथ साथ चतुराई की भी आवश्यकता होती है, ताकि सामने वाला अपमानित महसूस करने के बजाय शिक्षित महसूस करे। 4. न्याय सर्वोपरि। एक शासक के लिए उसकी प्रजा का न्याय ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। बीरबल ने साबित किया कि पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सत्य का गला नहीं घोंटा जा सकता। 5. चरित्र की सीधापन। ऊंट की गर्दन का टेढ़ापन एक शारीरिक कमी हो सकती है, लेकिन इंसान की नीयत का टेढ़ापन समाज के लिए घातक है। हमें हमेशा अपने व्यवहार में पारदर्शिता और ईमानदारी रखनी चाहिए। मस्तखानी संदेश। गर्दन का सीधा होना उतना जरूरी नहीं जितना कि रीढ़ की हड्डी और नीयत का सीधा होना जरूरी है। जो अपने शब्दों का मान नहीं रखता, उसका मान दुनिया कभी नहीं करती। अहंकार वो अदृश्य कुबड़ है जो हमें झुकने पर मजबूर कर देता है, जबकि सत्य वो शक्ति है जो हमें सिर उठाकर चलना सिखाती है। बेईमान साधु का श्राप और बीरबल की चतुराई। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में आगरा के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक मायावती नाम का साधु आकर रहने लगा। वो साधु दिखने में बहुत तेजस्वी लगता था। लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं। लेकिन उस साधु का मन भक्ति में नहीं, बल्कि लोगों के धन में था। उसने अपनी बातों और झूठे चमत्कारों से पूरे क्षेत्र में ये अफवाह फैला दी थी कि उसके पास सिद्ध शक्तियां हैं और यदि कोई उसकी इच्छा पूरी नहीं करता तो उसका श्राप उसे भस्म कर सकता है। साधु का तरीका बड़ा निराला और डरावना था। वो गांव के अमीर व्यापारियों और जमींदारों को अपने पास बुलाता और कहता, पुत्र, आज रात मुझे स्वप्न में तुम्हारे पूर्वज दिखे थे। वे बड़े कष्ट में हैं और उन्होंने कहा है कि यदि तुमने कल सूर्यास्त तक 5 किलो सोना मुझे दान नहीं किया तो वे तुम्हें श्राप देंगे और तुम्हारी पूरी संपत्ति पत्थर बन जाएगी। लोग डर के मारे अपनी मेहनत की कमाई और सोना साधु के चरणों में डाल देते। साधु हंसकर कहता, जाओ, अब तुम्हारा कल्याण होगा। धीरे धीरे ये बात पूरे आगरा में फैल गई, यहां तक कि सम्राट अकबर के कुछ दरबारी भी उस साधु के डर से उसे गुप्त दान भेजने लगे। एक दिन दरबार में चर्चा छिड़ी। बीरबल ने देखा कि कई दरबारी उदास और डरे हुए हैं। पूछने पर पता चला कि साधु मायावती ने घोषणा की है कि यदि आगरा की जनता ने मिलकर 100 किलो सोना उसे नहीं चढ़ाया तो वो नगर को अग्नि श्राप देगा, जिससे पूरी नगरी जलकर राख हो जाएगी। अकबर ने चिंतित होकर कहा, बीरबल,
हमने भी उस साधु की शक्तियों के बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि वो हवा में हाथ घुमाकर भस्म निकालता है और पानी को दूध बना देता है। क्या हमें सच में उसे सोना दे देना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली साधु कभी धन का लालच नहीं करता और न ही किसी को डराता है। ये साधु कोई सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा पाखंडी है। मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं उसकी पोल खोल दूंगा। बीरबल ने भेष बदला और एक साधारण ग्रामीण बनकर साधु के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि साधु एक विशेष प्रकार के रसायन, केमिकल्स का प्रयोग कर रहा है, जिससे आग का रंग बदल जाता था। वो लोगों को डराने के लिए हाथ की सफाई, स्लेट ऑफ हैंड का इस्तेमाल कर रहा था। बीरबल ने यह भी देखा कि साधु ने अपने आश्रम के पीछे एक गुप्त तहखाना बना रखा है, जहां वो लूटा हुआ सोना छुपाता था। बीरबल को एक और बात पता चली। साधु का एक चेला था जो गांव-गांव जाकर लोगों की गुप्त जानकारियां इकट्ठा करता था और साधु को बताता था। फिर साधु उन्हीं बातों को दिव्य ज्ञान बताकर लोगों को चमत्कृत कर देता था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक घोषणा करवाई कि महान साधु मायावती के सम्मान में सम्राट स्वयं उनके आश्रम आएंगे और उन्हें शाही खजाने से सोना भेंट करेंगे। ये सुनकर साधु बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अगर सम्राट खुद आ रहे हैं तो उसकी प्रतिष्ठा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। तय समय पर अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक साधु के आश्रम पहुंचे। साधु एक ऊंचे आसन पर बैठा था। उसने आंखें बंद कर रखी थी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, जहां अपना आपके लिए 500 सोने की मोहरें लाए हैं, लेकिन उनके मन में एक शंका है। साधु ने गरजते हुए कहा, कैसी शंका? क्या सम्राट को मेरी शक्तियों पर विश्वास नहीं? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, विश्वास तो पूरा है, पर हमने सुना है कि आपका श्राप इतना शक्तिशाली है कि वह किसी भी धातु को राख बना सकता है। सम्राट चाहते हैं कि आप अपनी शक्ति का एक छोटा सा नमूना दिखाएं। ये लोहे की एक भारी जंजीर है। आप इसे केवल अपने श्राप से पिघलाकर दिखा दें, तो जहां पनाह आपको 500 की जगह 5000 मोहरें देंगे। साधु घबरा गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे ऐसी चुनौती मिलेगी। उसने टालने की कोशिश की। बच्चा, मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन तमाशे के लिए नहीं करता। ये देवताओं का अपमान होगा। बीरबल ने तुरंत दाव खेला, महाराज, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप लोगों को झूठा डर दिखाकर ठग रहे हैं, और यदि ये सच है तो सम्राट को आपको दंड देना पड़ेगा। साधु ने गुस्से का नाटक किया और चिल्लाया, मूर्ख, तू मेरा अपमान कर रहा है। मैं अभी तुझे श्राप देता हूं कि तू इसी क्षण अंधा हो जाएगा। बीरबल शांत खड़े रहे। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते। बीरबल की आंखें बिल्कुल ठीक थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी शक्ति शायद रास्ते में कहीं थक गई है। मैं तो अब भी सब कुछ देख पा रहा हूं। अब बीरबल ने असली हमला किया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, उस बड़े पत्थर को हटाओ जिसके नीचे ये साधु अपना हवन करता है। जैसे ही सैनिकों ने पत्थर हटाया, नीचे एक सुरंग मिली जो सीधा साधु के गुप्त तहखाने में जाती थी। वहां भारी मात्रा में सोना और कीमती रत्न मिले जो उसने लोगों को डराकर वसूले थे। साथ ही वहां से कई तरह के रसायन और नकली दाढ़ी मूंछें भी मिली। अकबर ये देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने साधु को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। साधु भागने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। वो गिड़गिड़ाने लगा, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं तो एक साधारण मदारी हूं। मैंने सिर्फ पेट भरने के लिए ये स्वांग रचा था। बीरबल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, धर्म डराने के लिए नहीं, बल्कि मन को शांति देने के लिए होता है। जो आपको डराकर धन मांगे वो साधु नहीं, ठग है। अपनी मेहनत की कमाई ऐसे पाखंडियों को न दे। सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की जमकर
तारीफ की और सारा धन उन लोगों को वापस लौटा दिया गया जिनसे वो लूटा गया था। वो पाखंडी साधु सालों तक जेल की चक्की पीसता रहा। शिक्षा, अंधविश्वास से बचें। चमत्कार और श्राप के नाम पर डराने वाले लोग अक्सर ढोंगी होते हैं। तर्क और बुद्धि का प्रयोग करें। डर का व्यापार। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और स्वार्थी लोग इसी का फायदा उठाते हैं। सत्य की जीत। पाखंड का मुखौटा चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, सत्य के सामने वो एक दिन जरूर उतर जाता है। सच्ची आध्यात्मिकता। सच्चा साधु वह है जो त्याग और सेवा सिखाए, न कि वह जो लालच और भय पैदा करे। 17 ऊंटों का बंटवारा। बीरबल का अद्भुत बराबर बंटवारा। बहुत समय पहले की बात है। आगरा के पास एक संपन्न व्यापारिक नगर में करोड़ीमल नाम का एक अत्यंत धनी और नेक दिल व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और एक विशाल अस्तबल था जिसमें सबसे अच्छी नस्ल के 17 ऊंट थे। करोड़ीमल के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा अमर, मंझला बेटा समर और सबसे छोटा बेटा भंवर। जब करोड़ीमल का अंतिम समय निकट आया तो उसने अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा अपने बेटों के बीच करने का मन बनाया। उसने एक वसीयतनामा विल तैयार किया। करोड़ीमल जानता था कि उसके बेटों के स्वभाव अलग अलग हैं, इसलिए उसने वसीयत में एक ऐसी शर्त रखी जो उनकी बुद्धि की परीक्षा ले सके। करोड़ीमल के देहांत के बाद जब वसीयत पढ़ी गई तो तीनों भाई दंग रह गए। वसीयत में लिखा था, बड़े बेटे अमर को कुल ऊंटों का आधा आधा हिस्सा मिलेगा। मंझले बेटे समर को कुल ऊंटों का 1/3 हिस्सा मिलेगा। छोटे बेटे भंवर को कुल ऊंटों का 1/9 हिस्सा मिलेगा। शर्त यह थी कि ऊंटों को काटा नहीं जाएगा और न ही किसी ऊंट को बेचा जाएगा। बंटवारा जीवित और साबुत ऊंटों का ही होना चाहिए। धर्म संकट। गणित का फंसना। अब भाइयों के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई। उनके पास कुल 17 ऊंट थे। बड़े भाई अमर ने हिसाब लगाया। 17 का आधा होता है 8.5 8.5। अब मैं आधा ऊंट कहां से लाऊं? क्या ऊंट को बीच से काट दूं? पर वसीयत में लिखा है कि ऊंट काटना मना है। मंझले भाई समर ने माथा पीटा। 17 को 3 से भाग देने पर आता है 5.66, यानी 5 ऊंट और 1 ऊंट का 2/3 हिस्सा। ये कैसे संभव है? छोटे भाई भंवर ने रोना शुरू कर दिया। मेरा हिस्सा तो और भी मुश्किल है। 17 का 9वां हिस्सा यानी 1.88 ऊंट। मुझे तो 2 ऊंट भी पूरे नहीं मिल रहे। गांव के कई गणितज्ञ और पंडित बुलाए गए, लेकिन कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं सका। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। अंत में गांव के मुखिया ने सलाह दी, भाइयों, इस समस्या का समाधान केवल शहंशाह अकबर के दरबार में बीरबल ही कर सकते हैं। उनके पास हर समस्या की चाबी है। तीनों भाई अपने 17 ऊंटों को लेकर आगरा दरबार पहुंचे। दरबार में अकबर न्याय कर रहे थे। तीनों भाइयों ने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। अकबर ने वसीयत पढ़ी और वे भी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने कई मंत्रियों से पूछा, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। दरबारी मुल्ला दोप्याजा ने चुटकी लेते हुए कहा, हुजूर, ये तो खुदा का ही करिश्मा होगा अगर 17 ऊंटों को बिना काटे 2, 3 और 9 से भाग दे दिया जाए। गणित तो कहता है कि यह नामुमकिन है। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में प्रविष्ट हुए। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इन 17 ऊंटों को वसीयत के अनुसार बिना काटे बांट सकते हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, ये तो बहुत सरल है। बस मुझे बंटवारा करने के लिए एक अतिरिक्त ऊंट की आवश्यकता होगी। क्या आप मुझे शाही अस्तबल से एक ऊंट उधार दे सकते हैं? अकबर ने आदेश दिया और एक शाही ऊंट मैदान में लाया गया जहां 17 ऊंट पहले से खड़े थे। बीरबल का जादुई बंटवारा। अब कुल ऊंटों की संख्या हो गई 17 + 1। बीरबल का ऊंट 18 ऊंट। बीरबल ने बड़े भाई अमर को बुलाया और कहा, अमर,
तुम्हारे पिता की वसीयत के अनुसार तुम्हें कुल ऊँटों का आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए, सही है? अमर ने कहा, जी हाँ। बीरबल ने कहा, अब यहां 18 ऊंट है, 18 का आधा कितना होता है? अमर उछल पड़ा, 9 ऊंट। बीरबल ने कहा, ठीक है, अपने 9 ऊंट लेकर अलग खड़े हो जाओ। अमर खुश हो गया, क्योंकि उसे 8.5 के बजाय 9 पूरे ऊंट मिल गए थे। अब बीरबल ने मंझले भाई समर को बुलाया। समर, तुम्हारा हिस्सा 1/3, 1/3 था। 18 का 1/3 कितना होता है? समर ने हिसाब लगाया, 6 ऊंट। बीरबल ने कहा, जाओ, अपने 6 ऊंट ले लो। समर भी गदगद हो गया, क्योंकि उसे 5.66 के बजाय 6 पूरे ऊंट मिले। अंत में बीरबल ने छोटे भाई भंवर को बुलाया। भंवर, तुम्हारा हिस्सा 9, 1/9 था। 18 का 9वां हिस्सा कितना हुआ? भंवर मुस्कुराया, 2 ऊंट। बीरबल ने कहा, लो, अपने 2 ऊंट पकड़ो। भंवर भी निहाल हो गया, उसे 1.88 के बजाय 2 पूरे ऊंट मिले। चमत्कार का समापन। अब पूरे दरबार में खामोशी छा गई। सब लोग गिनती करने लगे। बड़े भाई के ऊंट 9, मंझले भाई के ऊंट 6, छोटे भाई के ऊंट 2, कुल योग 9 + 6 + 2 17 ऊंट। मैदान में अभी भी एक ऊंट खड़ा रह गया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस ऊंट की नकेल पकड़ी और अकबर से कहा, जहांपनाह, वसीयत के अनुसार 17 ऊंटों का बंटवारा हो चुका है। ये 18वां ऊंट आपका शाही ऊंट है, जो बच गया है। इसे वापस अस्तबल में भेज दिया जाए। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। अकबर अपनी जगह से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल गणित को मात दी, बल्कि उन भाइयों का प्रेम भी बचा लिया। इस कहानी का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष, डीप एनालिसिस। यह कहानी केवल एक गणितीय पहेली, आधा प्लस 1/3 प्लस 1/9 17/18 नहीं है, बल्कि इसके भीतर जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। 18वां ऊंट क्या है? हमारे जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जहां हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम केवल उन्हीं संसाधनों को देखते हैं जो हमारे पास है। 18वां ऊंट वो नया नजरिया, मध्यस्थता या समाधान है जिसे हम बाहर से लाते हैं। वो समस्या का हिस्सा नहीं होता, लेकिन समस्या सुलझाने के लिए अनिवार्य होता है। सहयोग की शक्ति। तीनों भाइयों को उनके हिस्से से थोड़ा ज्यादा मिला। ये दर्शाता है कि जब हम किसी बुद्धिमान मध्यस्थ, बीरबल, की बात मानते हैं, तो हर पक्ष का लाभ होता है। जिद और संकीर्ण सोच केवल विनाश की ओर ले जाती है। शिक्षा। नजरिया बदलो, नजारे बदलेंगे। कई बार समस्या कठिन नहीं होती, उसे देखने का हमारा तरीका गलत होता है। एक छोटा सा बदलाव, जैसे 17 को 18 मान लेना, बड़े समाधान दे सकता है। शांत दिमाग और तर्क। भावना में बहकर लड़ने से बेहतर है कि तर्क का सहारा लिया जाए। बीरबल ने क्रोध या अधिकार का प्रयोग नहीं किया, बल्कि शांत रहकर गणित का उपयोग किया। मध्यस्थता का महत्व। जब 2 पक्षों में विवाद हो, तो एक निष्पक्ष और बुद्धिमान तीसरे व्यक्ति की राय लेना हमेशा हितकारी होता है। त्याग और बुद्धिमानी। बीरबल ने अपना कुछ नहीं खोया, फिर भी सबका भला कर दिया। बुद्धिमानी वह है जिससे किसी का नुकसान न हो और सबका काम बन जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के गणित में कभी कभी एक जोड़ना पड़ता है, ताकि सबका बंटवारा सही हो सके। वो एक कुछ भी हो सकता है, आपका धैर्य, आपकी मुस्कुराहट या आपकी बुद्धिमानी। बीरबल की ये मस्तकहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी कि असंभव कुछ भी नहीं, बस सोचने का ढंग बदलने की जरूरत है। हवा में महल और बीरबल की चतुराई। एक दिन दरबार में बादशाह सलामत थोड़े ऊब रहे थे। तभी एक ईर्ष्यालु दरबारी ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी सल्तनत में सब कुछ है। जमीन पर आपने भव्य किले और आलीशान महल बनवाए हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होता
यदि आपका एक महल बादलों के बीच यानी हवा में होता, वो दुनिया का 8वां अजूबा कहलाता। अकबर को यह विचार बड़ा अनोखा लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए हवा में एक महल बनवा सकते हो? बीरबल जानते थे कि ये एक असंभव कार्य है और दरबारियों ने उन्हें फंसाने के लिए ये जाल बुना है। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं हवा में महल बना सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय, भारी मात्रा में धन और आपकी अनुमति की आवश्यकता होगी। अकबर ने तुरंत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और 1 महीने का समय दे दिया। दरबारी मन ही मन खुश थे कि अब बीरबल फंस गया है। बीरबल घर आए और सोचने लगे। उन्होंने बाजार से 100 सबसे चतुर तोते खरीदे। उन्होंने शहर के सबसे बेहतरीन पक्षी प्रशिक्षकों, ट्रेनर्स को बुलाया और उन्हें एक गुप्त काम सौंपा। बीरबल ने प्रशिक्षकों से कहा कि इन तोतों को केवल 3 बातें बोलना सिखाया जाए। ईंट लाओ, पानी लाओ, चूना डालो और खंभे खड़े करो। दिन रात की मेहनत के बाद तोते इन वाक्यों को इंसानी आवाज में बोलने में माहिर हो गए। बीरबल उन्हें महल के निर्माण से जुड़े और भी शब्द सिखाते रहे। 1 महीना बीत गया। तय समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हवा में महल बनाने का काम शुरू हो चुका है। नींव डाली जा रही है। यदि आप अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहते हैं, तो कृपया मेरे साथ शहर के बाहर खुले मैदान में चलें। अकबर अपने मंत्रियों और ईर्ष्यालु दरबारियों के साथ बड़े उत्साह से मैदान में पहुंचे। मैदान के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा शामियाना लगा था, जिसके अंदर तोतों के पिंजरे छिपे हुए थे। बीरबल ने अपने सेवकों को इशारा किया। जैसे ही सेवक ने पिंजरों के पर्दे हटाए, 100 के 100 तोते एक साथ चिल्लाने लगे, ईंट लाओ, पानी लाओ, जल्दी चूना डालो, खंभा सीधा करो, सीमेंट कहाँ है, पत्थर ऊपर भेजो। आवाज इतनी तेज और स्पष्ट थी कि ऐसा लग रहा था मानो बादलों के ऊपर सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हों। बादशाह और दरबारी दंग रह गए। वे ऊपर आसमान की ओर ताकने लगे, जहां केवल बादल तैर रहे थे, पर आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अकबर ने हैरत से पूछा, बीरबल, आवाजें तो आ रही हैं, पर हमें कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और महल कहाँ है? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, जहांपनाह, क्योंकि महल हवा में बन रहा है, इसलिए वो अभी जमीन से दिखाई नहीं देगा। जैसा कि आप सुन सकते हैं, मजदूर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे सामान मांग रहे हैं। बस एक छोटी सी समस्या आ रही है। अकबर ने पूछा, कैसी समस्या? बीरबल बोले, हुजूर, जैसा कि आपने सुना, ऊपर काम करने वाले मजदूर पत्थर, ईंट और पानी मांग रहे हैं। चूंकि महल हवा में है, इसलिए जमीन के मजदूर वहां तक सामान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब आप बस इतना प्रबंध कर दीजिए कि जमीन से सामान आसमान तक पहुंचाया जा सके। जैसे ही ईंट और पत्थर ऊपर पहुंचेंगे, महल का ढांचा दिखाई देने लगेगा। अकबर ठिठक गए। उन्होंने कहा, बीरबल, ये भला कैसे संभव है? कोई भी चीज जमीन से हवा में ऐसे कैसे भेजी जा सकती है? ये तो नामुमकिन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर सलाम किया और कहा, शहंशाह, यदि जमीन से सामान हवा में भेजना नामुमकिन है, तो हवा में महल बनाना कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने तो बस आपके आदेश का पालन किया और निर्माण कार्य शुरू करवाया। बादशाह अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे समझ गए कि बीरबल ने कितनी चतुराई से तोतों का इस्तेमाल करके उन्हें आईना दिखाया है। ईर्ष्यालु दरबारी शर्म के मारे गर्दन झुकाए खड़े थे, क्योंकि उनका षड्यंत्र एक बार फिर नाकाम हो गया था। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और ढेरों उपहार देते हुए कहा, बीरबल, दुनिया में वाकई तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुमने साबित कर दिया कि असंभव कल्पनाओं का जवाब केवल रचनात्मक बुद्धिमानी से ही दिया जा सकता है। कहानी का सार, बुद्धि ही बल है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या या चुनौती नहीं है जिसे सूझबूझ और रचनात्मकता
क्रिएटिविटी से हल न किया जा सके। जैसी करनी वैसी भरनी, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे अक्सर खुद ही उसमें गिरते हैं। दरबारियों ने बीरबल को फंसाना चाहा, पर अंत में वे खुद ही मूर्ख साबित हुए। तर्क का महत्व। यदि कोई आपसे असंभव कार्य करने की मांग करे तो उसे सीधे मना करने के बजाय तर्क के माध्यम से उसकी असंभवता को सिद्ध करना अधिक प्रभावशाली होता है। हाजिर जवाबी। कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर सोचना ही बुद्धिमानी की पहली निशानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई हमें किसी काल्पनिक उलझन में फंसाने की कोशिश करे तो हमें अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करके उसे उसी की भाषा में उत्तर देना चाहिए। शतरंज की बिसात। बीरबल का अनमोल सबक। तभी वहां बीरबल का आगमन हुआ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, देखो इस विशाल साम्राज्य को। यहां का हर व्यक्ति, हर सिपाही और हर मंत्री मेरी उंगलियों पर नाचता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक राजा ही सब कुछ होता है और बाकी सब केवल उसकी सेवा के लिए बने प्यादे हैं? बीरबल अकबर के अहंकार को भांप गए। उन्होंने सीधे विरोध करने के बजाय कहा, जहां पनाह, आपकी शक्ति अतुलनीय है, लेकिन क्या आप आज मेरे साथ शतरंज का एक खेल खेलेंगे? शायद ये खेल आपके सवाल का जवाब दे सके। शतरंज की बिसात बिछाई गई। हाथीदांत और आबनूस के सुंदर मोहरे सजाए गए। एक तरफ बादशाह अकबर थे और दूसरी तरफ बीरबल। अकबर ने सफेद मोहरों के साथ खेल शुरू किया। उन्होंने बड़े गर्व से अपने प्यादों, पॉन्स को आगे बढ़ाना शुरू किया। अकबर खेल में बहुत आक्रामक थे। वे बार बार बीरबल के प्यादों को मार रहे थे और हंसते हुए कह रहे थे, देखो बीरबल, तुम्हारे ये छोटे छोटे सिपाही कितनी आसानी से मर रहे हैं। राजा के सामने इनकी क्या औकात। बीरबल बहुत शांति से खेल रहे थे। उन्होंने अपने वजीर, क्वीन और घोड़ों को सुरक्षित रखा और धीरे धीरे अपनी चालें चली। खेल का रोमांच। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, अकबर ने बीरबल के कई महत्वपूर्ण मोहरे गिरा दिए। अकबर को लगा कि वे जीत रहे हैं, लेकिन तभी बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने अपने वजीर की कुर्बानी दे दी। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुमने अपने सबसे ताकतवर मोहरे वजीर को मरवा दिया। अब तुम कैसे जीतोगे? वजीर के बिना राजा कमजोर हो जाता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। बस खेल देखते रहिए। अगली कुछ चालों में अकबर ने देखा कि उनके शक्तिशाली हाथी और घोड़े बीरबल के मामूली प्यादों द्वारा घेर लिए गए हैं। बीरबल के उन प्यादों ने, जिन्हें अकबर तुच्छ समझ रहे थे, अकबर के राजा को चारों तरफ से घेर लिया। अकबर का राजा अब कहीं हिल नहीं सकता था। बीरबल ने धीमे से कहा, शह और मात। बादशाह सन्न रह गए। उनका वजीर सुरक्षित था। उनके पास हाथी थे, लेकिन उनके राजा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक मामूली प्यादे ने राजा को मात दे दी थी। अकबर ने झुंझलाकर कहा, यह कैसे संभव है? मेरे पास इतनी शक्ति थी, फिर भी मैं एक प्यादे से हार गया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यही जीवन की बिसात है। इस शतरंज के खेल ने आज आपको 3 बड़े सबक दिए हैं। हुजूर, आपने प्यादों को मामूली समझा था, लेकिन याद रखिए, राजा तभी तक राजा है जब तक उसके प्यादे, प्रजा और सैनिक उसके सामने खड़े हैं। अगर प्यादे साथ छोड़ दें या दुश्मन के प्यादे सही जगह पहुंच जाएं, तो राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक साम्राज्य राजा से नहीं, उसकी प्रजा से बनता है। आपने सोचा कि आप सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए आपने अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय केवल दूसरों को मारने पर ध्यान दिया। जीवन में भी जो अपनी शक्ति के मद में दूसरों को तुच्छ समझता है, उसे एक दिन एक छोटा सा संकट ही नीचे गिरा देता है। बीरबल ने सबसे गहरी बात कही, जहांपनाह, इस खेल की सबसे बड़ी सीख खेल खत्म होने के बाद मिलती है। गौर कीजिए, जब खेल खत्म हो जाता है तो चाहे वो राजा हो, वजीर हो, हाथीस हो या एक मामूली प्यादा, सबको एक ही डिब्बे में साथ साथ रखा जाता है।
कोई डिब्बा राजा के लिए सोने का और प्यादे के लिए मिट्टी का नहीं होता। अकबर गहरी सोच में डूब गए। बीरबल ने एक खेल के माध्यम से उन्हें जीवन की नश्वरता और समानता का पाठ पढ़ा दिया था। बादशाह अकबर का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने बीरबल का हाथ थाम लिया और कहा, बीरबल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया कि एक सच्चा सम्राट वो नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि वो है जो अपने सबसे छोटे प्यादे की भी कद्र करे। उस दिन के बाद अकबर के शासन में एक नया बदलाव आया। वे अपनी प्रजा के और भी करीब हो गए और हर छोटे बड़े व्यक्ति को सम्मान देने लगे। कहानी का सार: 1. समानता। मृत्यु के बाद राजा और रंक, गरीब, एक ही मिट्टी में मिल जाते हैं। पद और प्रतिष्ठा केवल तब तक है जब तक खेल, जीवन चल रहा है। 2. प्रजा की शक्ति। किसी भी नायक की शक्ति उसके पीछे खड़े आम लोगों से होती है। प्यादों के बिना राजा शक्तिहीन है। 3. विनम्रता। सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों और छोटे लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर एक छोटा सा प्यादा भी शह और मात करने की क्षमता रखता है। 4. त्याग की महत्ता। कभी कभी बड़ी जीत हासिल करने के लिए अपनी प्रिय चीजों या अहंकार की कुर्बानी देनी पड़ती है। शतरंज की बिसात हो या जिंदगी का मैदान, जीत उसकी नहीं होती जो ज्यादा मोहरे मारता है, बल्कि उसकी होती है जो अपने मोहरों की इज्जत करना जानता है। धरती का केंद्र। बीरबल की अनोखी मापतौल। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी विद्वता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। एक दिन ईरान से एक बहुत बड़े विद्वान और ज्योतिषी अकबर के दरबार में आए। उनका नाम था पंडित ज्ञान प्रकाश। उन्हें अपनी बुद्धि और खगोल शास्त्र के ज्ञान पर बहुत अहंकार था। उन्होंने सुना था कि अकबर के पास बीरबल नाम का एक अत्यंत चतुर मंत्री है, इसलिए वे बीरबल को चुनौती देने के इरादे से आए थे। दरबार में पहुंचकर पंडित जी ने अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपना, मैंने सुना है कि आपके नवरत्नों में बीरबल सबसे बुद्धिमान है। मैं उनसे 3 कठिन सवाल पूछना चाहता हूं। यदि वे इनका सही उत्तर दे दें, तो मैं उन्हें दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान मान लूंगा। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और अनुमति दे दी। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, पंडित जी, आप बेझिझक अपने सवाल पूछिए। पंडित जी ने अपनी रेशमी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पहला और सबसे कठिन सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस पूरी धरती का केंद्र, सेंटर पॉइंट, कहाँ है? वो सटीक जगह कौन सी है जहां से दुनिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है? ये सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भला कोई बिना पूरी दुनिया की सैर किए ये कैसे बता सकता है कि उसका बीच का हिस्सा कहाँ है? अकबर भी सोच में पड़ गए कि क्या बीरबल इस पहेली को सुलझा पाएंगे। बीरबल का जवाब और क्रिया। बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बादशाह से एक लोहे का नुकीला डंडा, छड़ी और कुछ रस्सी मंगाई। बीरबल दरबार के बीचों बीच गए जहां वे खड़े थे। उन्होंने बड़े ध्यान से चारों ओर देखा, जैसे कोई बहुत बड़ा नक्शा देख रहे हों। फिर उन्होंने अपनी जगह पर डंडे से जमीन पर कुछ लकीरें खींची, कुछ गणना करने का नाटक किया और अचानक पूरी ताकत से उस डंडे को जमीन में गाड़ दिया। बीरबल ने पंडित जी की ओर मुड़कर बड़े आत्मविश्वास से कहा, पंडित जी, जहां मैंने ये डंडा गाड़ा है, ठीक यही बिंदु पूरी धरती का केंद्र है। पंडित जी चकित रह गए। उन्होंने हंसते हुए पूछा, तुम ये इतनी दावे के साथ कैसे कह सकते हो? इसका क्या प्रमाण है? बीरबल ने बहुत ही मासूमियत और चतुराई से जवाब दिया, पंडित जी, यदि आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आप स्वयं एक लंबी रस्सी लेकर पूरी दुनिया को नाप लीजिए। यदि इस डंडे से धरती के दोनों सिरों की दूरी में 1 इंच का भी फर्क निकले तो मैं हार मान लूंगा। पंडित जी निरुत्तर हो गए। वे जानते थे कि पूरी दुनिया को रस्सी से नापना असंभव है। बीरबल ने उनकी असंभव चुनौती का जवाब एक ऐसे दावे से दिया था जिसे गलत साबित करना और भी असंभव था।
पंडित जी ने अपनी हार छिपाते हुए दूसरा सवाल पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल ने तुरंत एक बहुत ही घनी और बालों वाली भेड़ मंगवाई और कहा, पंडित जी, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं। आप चाहें तो भेड़ के बाल गिनकर तारों की संख्या की पुष्टि कर सकते हैं। पंडित जी फिर से चुप हो गए। उन्होंने अपना आखिरी सवाल दागा, पूरी दुनिया में कुल कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, ये संख्या बतानी तो बहुत आसान है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, पंडित जी की ओर इशारा करते हुए, जो न पूरी तरह पुरुषों की श्रेणी में आते हैं और न स्त्रियों की, क्योंकि वे अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करते। यदि आप जैसे कुछ विद्वानों को पहले रास्ते से हटा दिया जाए, तो मैं आपको दुनिया की सटीक जनसंख्या बता दूंगा। पंडित जी बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्क के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं है। बादशाह अकबर ने बीरबल को उनके इस शानदार जवाब के लिए हीरों का हार भेंट किया। कहानी का सार। 1. जैसे को तैसा। यदि कोई आपसे ऐसा सवाल पूछता है जिसका उत्तर देना तार्किक रूप से असंभव है, तो आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करके ऐसा उत्तर देना चाहिए जिसे चुनौती देना भी असंभव हो। बीरबल ने धरती के केंद्र का उत्तर इसी सिद्धांत से दिया। 2. हाजिर जवाबी और आत्मविश्वास। कठिन समय में घबराने के बजाय आत्मविश्वास बनाए रखना ही जीत की पहली सीढ़ी है। बीरबल ने हार नहीं मानी, बल्कि खेल को अपने पक्ष में मोड़ लिया। 3. असंभव को संभव बनाना। दुनिया में कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उस समस्या को किस नजरिए से देखते हैं। 4. अहंकार का पतन। पंडित जी को अपनी किताबी जानकारी पर बहुत गर्व था, लेकिन बीरबल ने उन्हें सिखाया कि व्यावहारिक बुद्धि किताबों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। मस्तकानी संदेश। दुनिया का केंद्र वही है जहां आप दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हो जाएं। जो सवाल मापतौल से परे हों, उन्हें केवल बुद्धि की तराजू पर ही तोला जा सकता है। असली और नकली सिक्के। बीरबल की सूझबूझ और पारखी नजर। एक सुबह जब दरबार पूरी तरह सजा हुआ था, ईरान से एक बहुत ही धूर्त और अमीर व्यापारी मिर्जा कासिम अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। उसके साथ 4 बड़े-बड़े संदूक थे। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग बैठते हैं। मैं आपके लिए एक भेंट लाया हूं, लेकिन साथ में एक छोटी सी परीक्षा भी। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, मिर्जा, हमें चुनौतियां पसंद है। बताओ, तुम्हारी इन संदूक में क्या है और तुम्हारी शर्त क्या है? मिर्जा कासिम ने संदूक खोले। दरबारी चकाचौंध रह गए। उन संदूकों में हजारों सोने के सिक्के भरे हुए थे। मिर्जा ने कहा, हुजूर, इन 4 संदूकों में कुल 10,000 सोने के सिक्के हैं, लेकिन इनमें से 5,000 सिक्के असली शुद्ध सोने के हैं और बाकी 5,000 सिक्के नकली हैं। उन नकली सिक्कों पर सोने की इतनी मोटी और बारीक परत चढ़ाई गई है कि दुनिया का बड़े से बड़ा जौहरी भी उन्हें देखकर धोखा खा जाए। मिर्जा ने आगे कहा, मेरी चुनौती यह है कि बिना इन सिक्कों को खुरचे, बिना काटे और बिना गलाए, क्या कोई ये बता सकता है कि असली सिक्के कौन से हैं और नकली कौन से? यदि आपके दरबारी ये कर पाए, तो ये सभी 10,000 सिक्के शाही खजाने के होंगे। लेकिन यदि वे असफल रहे, तो आपको मुझे 10,000 सिक्कों के बराबर की कीमत चुकानी होगी। बादशाह अकबर ने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल की ओर देखा। टोडरमल ने कुछ सिक्के हाथ में लिए, उन्हें तोला, उनकी चमक देखी, लेकिन वे बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। वजन में भी रत्ती भर का फर्क नहीं था। अन्य मंत्रियों ने भी कोशिश की। किसी ने सिक्कों को दांतों से दबाकर देखा, तो किसी ने उन्हें जमीन पर पटककर उनकी खनक सुनने की कोशिश की। लेकिन मिर्जा कासिम इतना शातिर था कि उसने नकली सिक्कों के भीतर तांबे और जस्ते का ऐसा मिश्रण भरा था कि उनकी खनक भी असली सिक्कों जैसी ही थी। घंटों बीत गए, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला।
मिर्जा कासिम के चेहरे पर अहंकार भरी मुस्कान आने लगी। उसने कहा, जहांपनाह, लगता है दिल्ली के दरबार की बुद्धिमानी के चर्चे सिर्फ हवा हवाई ही है। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। तभी बीरबल, जो अब तक शांति से सब देख रहे थे, आगे आए। उन्होंने कहा, मिर्जा साहब, धैर्य रखें। हमारे दरबार की परंपरा है कि हम मेहमानों को निराश नहीं करते। मुझे थोड़ा समय और कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होगी। बादशाह ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल, तुम्हें जो चाहिए वो हाजिर किया जाएगा। बीरबल ने आदेश दिया, मुझे 4 बड़े कड़ाहे चाहिए और उन्हें खौलते हुए पानी से भर दिया जाए। साथ ही ढेर सारा पुदीना और कुछ विशेष जड़ी बूटियां मंगवाई जाएं। दरबारी हैरान थे। कोई सोच रहा था कि क्या बीरबल सिक्कों की सब्जी बनाएंगे। मिर्जा कासिम भी मन ही मन हंस रहा था। उसे पूरा यकीन था कि खौलते पानी से सोने का कुछ नहीं बिगड़ेगा और नहीं नकली सिक्के पकड़े जाएंगे। 4 कड़ाहे दरबार के बीचों बीच रखे गए। पानी उबलने लगा। बीरबल ने 4 संदूकों के सिक्के अलग अलग कड़ाहों में डाल दिए। पूरे दरबार में भाप फैल गई। करीब 1 घंटे तक सिक्कों को उबलने दिया गया। इस दौरान बीरबल शांति से अपनी आंखें बंद करके बैठे रहे। जब पानी आधा रह गया तो बीरबल ने आग बुझाने का आदेश दिया। उन्होंने सैनिकों से कहा कि सिक्कों को बाहर निकालकर साफ सूती कपड़े पर फैला दिया जाए। जब सिक्के ठंडे हो गए तो बीरबल ने बादशाह को पास बुलाया और कहा, जहांपनाह, अब आप स्वयं अपनी आंखों से न्याय देख लीजिए। बादशाह और सभी दरबारी सिक्कों के पास पहुंचे। पहली नजर में सभी सिक्के फिर से एक जैसे ही चमक रहे थे, लेकिन बीरबल ने एक खास बात दिखाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इन सिक्कों को गौर से देखिए। जिन सिक्कों पर पानी सूखने के बाद हल्का सा सफेद पाउडर जैसा अवशेष दिख रहा है, वे नकली है, और जो सिक्के अभी भी पूरी तरह साफ और पहले से अधिक चमकदार दिख रहे हैं, वे असली है। मिर्जा कासिम के पसीने छूटने लगे। उसने कांपते हुए कहा, ये कैसे संभव है? ये कोई जादू है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं मिर्जा, ये जादू नहीं, साधारण विज्ञान है। असली सोना एक अक्रिय धातु है। वो उबलते पानी या जड़ी बूटियों के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। लेकिन तुमने जो नकली सिक्के बनाए हैं, उनमें सोने की परत के नीचे जस्ता और तांबा भरा है। जब इन सिक्कों को तेज तापमान पर पानी में उबाला गया तो धातु के सूक्ष्म छिद्रों के जरिए पानी के भीतर मौजूद लवणों ने उस मिलावटी धातु के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया की। उसी प्रतिक्रिया के कारण नकली सिक्कों की सतह पर एक धुंधली परत जम गई, जिसे तुम देख रहे हो। बीरबल ने आगे कहा, इसके अलावा असली सोने की विशिष्ट ऊष्मा नकली मिलावटी धातु से अलग होती है। असली सिक्के जल्दी ठंडे हो गए, जबकि नकली सिक्के अभी भी थोड़े गुनगुने हैं। छूकर देख लीजिए। बादशाह अकबर ने सिक्कों को छुआ। बीरबल की बात 16 आने सच थी। असली सिक्के ठंडे और चमकदार थे, जबकि नकली सिक्के अभी भी गर्मी सोखे हुए थे और उनकी चमक फीकी पड़ गई थी। मिर्जा कासिम बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने माना कि उसने लालच में आकर बादशाह को ठगने की योजना बनाई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं है। तुमने न केवल राज्य का सम्मान बचाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि विज्ञान और तर्क से हर समस्या सुलझाई जा सकती है। बादशाह ने मिर्जा कासिम के सभी 10,000 सिक्के जब्त कर लिए और उसे राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। बीरबल को उनकी इस चतुराई के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया गया। कहानी का सार: 1. सत्य की जीत। मिलावट और झूठ की चमक क्षणिक होती है। जब सत्य की आंच, परीक्षा आती है तो झूठ अपना असली रंग दिखाई देता है। 2. ज्ञान ही शक्ति है। बीरबल ने साबित किया कि केवल तलवार या धन से जीत नहीं मिलती, बल्कि ज्ञान
और सूक्ष्म अवलोकन से बड़ी चुनौती जीती जा सकती है। धैर्य, किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचने पर समाधान अवश्य मिलता है। ईमानदारी, व्यापार या जीवन में छलकपट करने वाला व्यक्ति अंततः अपमानित ही होता है। सांच को आंच नहीं, यानी असली सोने को आग का डर नहीं होता। बीरबल की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें असली और नकली के बीच चुनाव करना पड़ता है। चाहे वो दोस्त हों, विचार हों या वस्तुएं, हमें हमेशा अपनी विवेक रूपी पारखी नजर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम धोखे से बच सकें।